नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। कल एमसीक्यू शुरू किया था हमने। ये आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों मदद करेगा। कल हिस्ट्री के एमसीक्यू किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को करेंगे और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ये अगर बीपीएससी के लिए आप देख रहे हैं तो बीपीएससी के लिए जो सामान्य ढर्रे का टेस्ट सीरीज होता है उससे थोड़ा सा अलग सवाल होगा और उसमें 150 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में ही आपको 100 सवालों का फैक्ट मिल जाते हैं। ओके, स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे और फैक्ट बेस और कॉन्सेप्ट बेस दोनों बेसिस पर सवाल होंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को देखना, अंत में हिस्ट्री के सवाल आपको मिलेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अच्छे सवाल हैं, ध्यानपूर्वक करना, रोक रोक के करना, वीडियो पॉज करके करना। पहला एक, निम्न से कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों के बीच पाई जाती है? कौन सी ऐसी वनस्पति होती है जो हिमालय में अगर जाएंगे हम तो 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा हमें? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है देवदार। देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो ऊंचे हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय वनस्पतियों के अंतर्गत देवदार प्रजाति के वृक्ष प्रायः 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। देवदार मुख्यतः हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। हिमालय का पूर्वी भाग कौन सा होता है? ये हिमालय है। ये नॉर्थ ईस्ट का हिमालय हो गया, जहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट भारत के क्षेत्र में है। पश्चिमी भाग यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन सब इलाकों में पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हिमालय में जो ठंडे प्रदेश में भवन निर्माण होते हैं ना, वो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी कहीं ना कहीं टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए उसमें देवदार की लकड़ी का उपयोग होता है। हिमालयी क्षेत्र के लगभग 1500 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। ब्लू पाइन, स्प्रूस जैसे वृक्ष हिमालय क्षेत्र में लगभग 2225 से 3078 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आने वाला वृक्ष है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। साल का वृक्ष आपको बिहार, उत्तर प्रदेश के मैदान में भी मिल सकता है। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो 2021 का वन रिपोर्ट हो या 2019 का वन रिपोर्ट हो, पहली बात तो ये 2 सालों पर आती है वन रिपोर्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में। ओके, 1987 भारत वन रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बार कब प्रकाशित किया गया था वन रिपोर्ट? 1987 में किया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। ओके, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आता है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र के प्रतिशत के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? अवरोही क्रम में आपको लगाना है इसका। तो इसको डायरेक्ट आंसर पर चलते हम लोग, सी हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4। सबसे ज़्यादा केरल में परसेंटेज के हिसाब से, उसके बाद से उड़ीसा में, उसके बाद से कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। 3 2 1 4 हो जाएगा। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला है कि सूची को मैच करना। हरियाणा और पंजाब, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट और हिमाचल प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, उष्णकटिबंधीय सदाहरित, हिमालयी आर्द्र वन और उष्णकटिबंधीय कंटकी वन। तो अब इसमें से आपको मैच करना है कहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं। इसको मैच कीजिए। तो हरियाणा और पंजाब में कौन से पाए जाएंगे? एक आंसर हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, यानी कि हरियाणा और पंजाब में उष्णकटिबंधीय कंटकी वन पाए जाएंगे। छोटा नागपुर पठार और पश्चिमी घाट में सदाहरित वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। तो सी का 2 हो जाएगा, 1 का 4, सी का 2। हिमाचल प्रदेश में हिमालयी आर्द्र वन पाए जाएंगे, डी का 3 हो जाएगा। और छोटा नागपुर पठार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन पाए जाएंगे। तो ए का 4 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए और डी का 3 होना चाहिए। तो इसमें से देखते हैं, इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। इसका अलग से जो मैंने आंसर बोला है वही सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? तो वन क्षेत्र का सबसे उच्चतम अनुपात है मिजोरम में। मिजोरम राज्य के लगभग 80% से ज़्यादा भाग पर, कुल 85.41% क्षेत्र पर वन क्षेत्र का भाग है। इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि निम्न में से किस पौधे के पत्तियों का उपयोग रेशम कीट के पालन के लिए होता है? ये आसान से सवाल है, ये आपको पता होगा। इसमें दिया हुआ है कि सागौन की पत्तियों का उपयोग
सागौन टीक की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन सेरीकल्चर में नहीं होता है, नहीं होता है पूछा है। सहतूत के पत्तियों का तो होता है, ये आपको पता होगा। अरंडी की पत्तियों का भी होता है और बांज की पत्तियों का भी होता है। सागौन का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है रेशम कीट पालन के लिए सहतूत, विशेषतः सफ़ेद, अरंडी और बाज आदि पौधों के पत्तियों का उपयोग किया जाता है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है जो कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। भारत विश्व में चीन के बाद कच्चे रेशम का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। सबसे ज़्यादा कच्चे रेशम का उत्पादन चीन में होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों में पुष्ता जड़ें बेड्स रूट्स होती हैं, क्यों होती हैं ये पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि पुष्ता जड़ों को दृढ़ काष्ठ का बलकृत जलोढ़क यानी कि मैकेनिकल वहन करना पड़ता है, इसीलिए उसकी जड़ें मजबूत होता है ना। वर्षा वन में क्या होता है? वर्षा वन के पेड़ के बारे में पूछा गया है कि वर्षा वन के पेड़ के जड़ जो होते हैं मजबूत क्यों होते हैं। तो वर्षा वन के पेड़ जो होते हैं बहुत ही भारी और मजबूत होते हैं, जिसलिए उनका वाणिज्यिक उपयोग भी नहीं हो पाता, इतने भारी होते हैं वो कई, इसलिए उनकी जड़ें मजबूत होती ताकि उतने भारी पेड़ को वहन कर सकें, होल्ड करके रख सकें। अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो दिक्कत हो सकती है आपको। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वार्षिक औसत तापमान 25 से 27 डिग्री सी लिखा हुआ है। एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक रखना। आर्द्रता 75% से अधिक है। 75% आर्द्रता बहुत ही ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी। ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ये कौन से तरह का प्रदेश होगा? ये होगा उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी, जिसको सदाबहार वन कहा जाता है, वही होंगे ये इलाके। इसका आंसर ए हो जाएगा। पश्चिमी घाट में इस तरह की चीज़ें पाई जा सकती है और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको मिल सकता है। हरिके आर्द्र भूमि, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और कोलेरू झील, ये पूछा है। नदियों का संगम, ब्यास और सतलुज नदी का संगम हरिके आर्द्र भूमि, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का, कोलेरू झील मूसी और कृष्णा का संगम। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है कि हरिके, ब्यास और सतलुज का संगम है। बाकी 2 के बारे में पढ़ के बता देता हूँ। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसे दिसंबर 1985 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। यह उद्यान साइबेरियन क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इस उद्यान से होकर बनास व चंबल नदी नहीं बहती है। इस उद्यान में गंभीरी व बाणगंगा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। कोलेरू झील ताजे पानी की प्रमुख झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र में, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। 2002 में इसको रामसर आर्द्र भूमि में भी दर्जा दिया गया। भारत में निम्नलिखित में किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में सागौन के वृक्ष आपको मिल सकते हैं। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिल सकता है? देखो कौन कौन सा बोला है। वहाँ पर मैंग्रोव भी होना चाहिए यानी कि खारा पानी भी होना चाहिए वहाँ पर, समुद्री पानी। सदापर्णी यानी कि सदाबहार वन भी होना चाहिए वहाँ पर। और पर्णपाती कुछ ऐसे भी वन होने चाहिए जो पत्ते होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए जो पत्ते गिरा देते हैं। इस तरह का संगम कहाँ पर आपको मिल सकता है? तो ये मिल सकता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही आपको सदाबहार वन भी मिलेंगे, मैंग्रोव वन भी मिलेंगे और पर्णपाती वन भी मिलते हैं। पर्णपाती वन का मतलब होता है ऐसे वृक्ष जो अभी बसंत का ऋतु आएगा तो उसमें पत्ते अपने गिरा देते हैं। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त राज्यों में से किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी का मतलब क्या होता है यार? आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बताता हूँ। जो विषुवत का इलाका होता है, विषुवत से थोड़ा 15 डिग्री ऊपर 15 डिग्री नीचे के आसपास वर्ष भर वर्षा होती है या खूब अच्छी खासी वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से औसत ज़्यादा की वर्षा होती है साल भर, इसलिए यहाँ के वृक्ष जो होते हैं वो साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। और जो उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है जिसमें वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, उसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र
पर्णपाती वन कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो हमेशा सदाबहार नहीं रहते हैं, वर्ष के किसी विशेष महीने में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन कहा जाता है। एक होता है शुष्क पर्णपाती, जहाँ पर 150-100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और एक होता है बिल्कुल शुष्क रेगिस्तान, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है ना। तो यही अलग अलग प्रकार होते हैं। अगला है जलवायु चैप्टर, इसके कुछ सवालों को करेंगे, कुछ क्वेश्चन में टिक लगा होगा, उस पर वहाँ ध्यान मत देना, आप लोग कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। भारत वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ये भारत देश है अपना, इधर से जो मानसून आती है इधर से आती है, इसी से भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। मानसून से भारत के लगभग 85% के करीब में वर्षा प्राप्त होती है। मानसून सबसे पहले वर्षा केरल में कराती है, और बंगाल की खाड़ी के शाखा के द्वारा पूरे नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, बंगाल में, इन सब में वर्षा होती है। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी विक्षोभ से लगभग 3% के आसपास ही हमें मिलता है, जो ठंड के मौसम में आता है। भारत मानसूनी वर्षा के संबंध निम्न से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। यह मुख्यतः स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय व मौसमी भिन्नता होती है। भारी मूसलाधार वर्षा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रचुर अफवाह होती है। वर्षा का आरंभ और अंत नियमित है और समय पर होता है। मानसून नियमित और समय पर नहीं होता है। मानसून में बहुत ज़्यादा अनियमितता पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा इसका। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसको गौर से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज करना चाहिए आपको। शुष्क लघु ऋतु वाला मानसून AMW, लघु ग्रीष्मकाल व ठंडी आर्द्र ऋतु DFC लिखा हुआ है। शुष्क ऋतु वाला मानसून CWG, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून AS लिखा हुआ। पूछा कि कौन सी जगह पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो पहला क्या लिखा हुआ है कि लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, यानी कि बहुत ही छोटा दिन का ऐसा मानसून होता है शुष्क ऋतु, जहाँ पर वो राज्य कौन सा है जहाँ पर खूब वर्षा होती है, तो इसमें से चलते हैं केरल व कर्नाटक का समुद्री तट, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा शुष्क अवधि होता है। दूसरा क्या है, लघु ग्रीष्मकाल व ठंडी आर्द्र शीत ऋतु, ग्रीष्मकाल बहुत ही छोटा होता है यहाँ पर, और ठंडी और आर्द्र शीत ऋतु होती है यहाँ पर, तो बी कैंसर हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून, तो सी का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून कहाँ पर पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु ऋतु में पाया जाता है, तमिलनाडु समुद्र तट पर, क्योंकि तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर ग्रीष्म का जो काल होता है, गर्मी का जो महीना होता है, प्रचंड गर्मी, उस समय चेन्नई में बारिश नहीं होती है। चेन्नई में बारिश होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कोपेन का वर्गीकरण है, ये किसका वर्गीकरण है, कोपेन का वर्गीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थार मरुस्थल के पश्चिमी भारत में अवस्थित होने का सर्वाधिक सत्यभाषी स्पष्टीकरण है। ये क्वेश्चन आपका BPSC री एग्जामिनेशन में पूछा गया है 67th में। याद करो कि थार मरुस्थल क्यों है, तो ये इसलिए है कि राजस्थान के उत्तर में बड़े पर्वतीय अवरोध का अभाव है, जिसके कारण हवाएं जो मानसून की जाती हैं वो रुकती नहीं हैं, और वो राजस्थान को पार करके पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये पूछा गया 67वीं BPSC में, मैंने बोला था ना प्रीवियस ईयर से पूछा है। ये देखो सी आंसर दिया हुआ है। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन से सही हैं। देखो ये भारत है, ये पूरा क्या है, ये हिंद महासागर है। इंडियन ओशन डाइपोल का क्या मतलब होता है, ये है पश्चिमी हिंद महासागर, ये है पूर्वी हिंद महासागर। कभी कभी क्या होता है कि पूर्वी हिंद महासागर ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी कभी ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कभी ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये ज़्यादा ठंडा होता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आ रहा है ना, तो अगर ये वाला सागर जो है ये ज़्यादा गर्म होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो क्या होगा, भारत में वर्षा ज़्यादा होती है। इसी को इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है। दो पोल बन जाते हैं, कभी ये ठंडा तो कभी ये ठंडा, कभी ये गर्म तो कभी ये गर्म, इसी को इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है। आयोडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर की तो बात ही नहीं है कोई यहाँ पर, तो पहला तो वैसे ही काट दो, तो एक और ये तो आंसर ही नहीं हो सकता।
आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, दूसरा बिल्कुल सही होगा। एल नीनो आपने सुना होगा, जो चिली का समुद्र तट है दक्षिणी अमेरिका में, वहाँ पर ठंडी जलधारा जब प्रवाहित होती है तो उसके कारण से मानसून कई बार कमज़ोर हो जाती है और लाल नीना के कारण मानसून मजबूत हो जाती है, भारी बारिश करवाती है। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा केवल। ओके, अगला है निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण व आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? एक कौन सा नेशनल पार्क है जिसकी जलवायु परिवर्तित होती है? कभी वहाँ पर उपोष्ण जलवायु हो जाती है, कभी शीतोष्ण, कभी आर्कटिक। तो छठे का आंसर हो जाएगा, ये है नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, ये पूछा गया आपसे। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में मानसून अधिक दिनों तक रहती है और बिहार और यूपी में अधिक वर्षा होता है, दिल्ली हरियाणा में कम वर्षा होता है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ मानसून के कारण वर्षा कम हो जाती है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग होता है। मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है डी की, यानी कि सभी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। मौसम क्या होता है? मौसम देखना, जैसे आज का जो हम न्यूज़ में सुनते क्या कि आज का मौसम कैसा रहेगा, खराब या अच्छा रहेगा। कभी ये सुना है कि आज का जलवायु कैसा रहेगा? जलवायु हमेशा दीर्घकाल के लिए होता है। देखो लिखा हुआ लंबे समय के लिए, जबकि मौसम प्रतिदिन के हिसाब से बदल सकता है। जलवायु 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल की अवधि में बदल सकता है। तो यही है, लेकिन दोनों के तत्व तो एक ही होते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, वर्षा अधिक हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है। यही तो मौसम का भी फैक्टर होता है, जलवायु का भी फैक्टर यही होता है। तो मौसम और जलवायु दोनों अलग शब्द होते हैं। अगले पर चलते हैं। इकोनॉमिक्स का सवाल शुरू हो रहे हैं, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे गृह मंत्री जी। अभी कौन है? तो अमित शाह जी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछ सकता है आपसे। 1971 में नॉर्थ ईस्ट परिषद की स्थापना की गई थी। इसमें कौन कौन से हैं? 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर है सिक्किम राज्य सहित। ओके, समावेशी समृद्धि जो एक सूक्ति है, भारत की किस या किन योजनाओं में प्रयुक्त होती है? समावेशी समृद्धि का मतलब क्या होता है? सभी की समृद्धि होनी चाहिए। समावेशी समृद्धि का लक्ष्य रखा जाता है कि समाज के सबसे निम्न तबकों तक देश का विकास और समृद्धि और इकॉनमी पहुंचनी चाहिए। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी समृद्धि को मुख्य आधार बनाया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्रदान करना और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का उद्देश्य तीव्र धारणीय और समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति था। तो 2007 से 2012 के बीच में कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, ये किन के लिए है? या फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लाया गया था, ये किन के लिए है? समावेशी समृद्धि को बढ़ावा देती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पंचवर्षीय योजना फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी पीसीएस का, यूपीएससी का, सबका। कियन राजा के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया। इसमें प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग पब्लिक सेक्टर में विकसित किए जाएंगे। प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना बहुत कठिन है। प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना वास्तव में आसान है। तो इसका आंसर, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों ही सही है। 4 भी गलत है और पहला भी गलत है। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने बनाया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। इसको पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः पर उद्योगों पर फोकस किया गया था, है ना। इसके अंतर्गत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना एक कठिन काम है। धातव्य है कि केएन राजा के नेतृत्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महालनोबिस मॉडल, योजना की छुट्टी और आवर्ती योजना, रोलिंग प्लान। ये तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, तो सबसे पहले तो यही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। योजना की छुट्टी, फिर रोलिंग प्लान कब लाया गया है?
योजना की छुट्टी का अवकाश था 1966 से 69 का समय। इसमें भारत ने 2 युद्ध देखे थे, एक 62 में, एक 65 में। फिर अकाल भी पड़ गया था 65 के समय में। इकॉनमी बिल्कुल डामाडोल हो गई थी हमारी, है ना। तो 1966 से 69 के समय में योजना का अवकाश रहा था। फिर आपका 78 से 83 जब जनता पार्टी की सरकार वगैरह आई थी, जो इंदिरा गांधी की सरकार के हटने के बाद, तो उसमें रोलिंग प्लान लाया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल क्रम में 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल से कब तक है, तो 56 से 61 है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना ने बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण के पूर्व प्रकृति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्रकों को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। इसको मैं बता देता हूँ, एक एक चीज़ में पढ़ के बता दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 सही हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना वाला और चौथी वाला बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसको रोक करके पढ़िए, हिंदी में ही लिखा हुआ है, शब्द भले ही कुछ अलग हों। तीसरा कथन गलत दिया हुआ है यहाँ पर, उसको मैं पढ़ देता हूँ कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में नहीं, बल्कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9th पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्रकों को योजना का अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था। अतः कथन 3 गलत है। वित्तीय क्षेत्रक क्या होते हैं? जो बीमा वगैरह की बात होती है, तो उनको कहा जाता है वित्तीय क्षेत्रक के तहत। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये। इसका आंसर हो जाएगा ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था। सरकार ने बहुत सारी फैक्ट्रियां खोली थी इस समय। पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य समृद्धि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। समृद्धि से अभिप्राय है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना जाता है। तो आर्थिक विकास का और समृद्धि दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को बेसिक से समझना पड़ेगा आपको। तो 7 का आंसर मैं सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा कि सी बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास की जब बात आती है उसमें हेल्थ भी जुड़ा हुआ होता है, उसमें आपका जो पैसा का जीडीपी है ये भी जुड़ा होता है। लेकिन आर्थिक समृद्धि में सबसे अच्छा माप वही होता है कि जीडीपी देश का कैसे बढ़ रहा है, कैसे नहीं। ओके, समृद्धि का अर्थ होता है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी का अधिक भंडारण, परिवहन और बैंकिंग सहायक सेवाओं का विस्तार, उत्पादक पूंजी तथा क्षमताओं की दक्षता में वृद्धि से होता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। जबकि आर्थिक विकास का क्या मतलब होता है? विकास का मतलब होता है देश में हेल्थ सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, लोगों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़नी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, कुपोषण कम होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में दिया हुआ है, ये इरेलेवेंट हो गया है, इसको छोड़कर आगे बढ़ते हम लोग। वैसे इसका आंसर 1 और बी, 1 और 3 दोनों होगा, पढ़ देता हूँ मैं फिर भी। इस योजना के अंतर्गत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषिगत, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए गए हैं। बिल्कुल सही है ये। ऋण राशि के आधार पर ऋणों को 3 श्रेणी शिशु, किशोर व तरुण में बांटा गया है। शिशु श्रेणी का ऋण है सबसे छोटे मूल्य आकार का, उसके बाद से किशोर श्रेणी का और तरुण श्रेणी का होता है जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। लोगों को दिया जाता है कि आप बिजनेस शुरू कीजिए, हम आपको पैसा से सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत पहले की योजना है, ये करंट अफेयर था उस समय, इसलिए पूछा गया था। ये सवाल आपसे इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र बल के लिए इसकी सदस्यता अनिवार्य है। इसका खाता देश में कहीं से भी संचालित किया जा सकता है, तो केवल बी सही होगा। सशस्त्र बलों के लिए यह अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय पेंशन कार्यक्रम प्रणाली जिसको कहा गया है, क्या है इसमें कि एनपीएस 1 जनवरी 2004 या उसके बाद केंद्र सरकार सशस्त्र बलों को छोड़कर स्वायत्त निकायों के सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। जो आपने सुनते हैं नया पेंशन स्कीम है, वो 2004 के बाद जो लागू हुआ था उसी की बात कर रहा है ये। ओके, इसमें सशस्त्र बलों को कभी शामिल नहीं किया गया। अब तो इसको समाप्त करने की बात हो रही, इसलिए इसका चर्चा था तो मैंने सोचा बता दिया जाए। भारत के विकास मील का पत्थर साबित हुई पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्न से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। 1951 में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधी परियोजना को सर्वोच्च स्थान मिला। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया, दूसरे में किस पर? दूसरे में उद्योग पर ध्यान दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रमुख उद्देश्य गरीबी को दूर करना था। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, याद करो।
9वीं पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक तीव्र धारणीय और आर्थिक समावेशी विकास था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गलत दिया हुआ है, क्योंकि तीव्र धारणीय और आर्थिक समावेशी विकास प्राप्त करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक है, 12th। और अंतिम पंचवर्षीय योजना भी 12वीं ही थी, जो कब से कब चलाया गया था, जो 2017 तक चल रहा था, 2012 ईस्वी से। मोबाइल ऐप नमस्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे सूक्ष्म लघु उद्योगों को एक मंच और समर्थन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसका कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। अगला है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1968 से 73, वार्षिक योजना 92 से 93, 8वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। तो कौन से सही है? तो 1, 2, 3 सुमेलित नहीं है, तो 1, 2, 3 तीनों ही गलत दिए हुए हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था? तो ये था आपका 69 से, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 69 से 74 ईस्वी तक था। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें लिखा हुआ 68 से 73 तक लिखा हुआ है। वार्षिक योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 2 वार्षिक योजना या योजना अवकाश के रूप में लिया गया। 90-91 में और 91-92 में 2 वार्षिक योजनाएं आई थी 1 वर्ष के लिए, या योजना अवकाश भी कहा जाता है, या 92-93 लिखा हुआ था, ये भी गलत हो गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1992 से 1997, तो इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। तीनों ही कथन गलत दिए हुए हैं। अब हम लोग हिस्ट्री के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ध्यानपूर्वक करना। अच्छे सवाल हैं ये, यकीन मानना, नहीं मिलते इतने अच्छे सवाल जल्दी, और ये आपको सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, है ना। 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? 1851 में स्थापित हुई थी, है ना। कल मैंने करवाया था गवर्नर जनरल से संबंधित सारे सवाल। आज हम लोग भारत में कांग्रेस से पूर्व की जो संस्थाएं उसको करेंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ सवालों को भी करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले का? ये थी ब्रिटिश भारतीय संघ, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी 1851 में स्थापित। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में, जगह भी याद रखना, राधाकांत देव की अध्यक्षता में हुई। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में देवेंद्र नाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मिश्र, कृष्णदास पाल इत्यादि थे। पूर्ववर्ती दोनों प्रमुख संस्थाएं, लैंड होल्डर सोसाइटी जो भारत की पहली राजनीतिक संस्था है 1838 ईस्वी में बनी थी, यह बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया था। किसको किसको मिलाकर? जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर इसको बनाया गया था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को। बाकी तो सब पता ही होगा, इसको पढ़ लेना आप लोग। अगला है, और यहाँ पर देखो ये पूछा है कितनी बार, मैं बता देता हूँ कि 1852 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संस्था या संघ की स्थापना की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कुछ लोग इसको ईस्ट इंडिया सोसाइटी के साथ कन्फ्यूज कर ले, तो वो अलग है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने बम्बई में। 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया। इसके उद्देश्य ब्रिटिश जनता द्वारा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना इसका मुख्य काम था। 1869 में बम्बई में इसकी एक शाखा स्थापित हुई थी। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, और देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना जॉन थॉमसन की अध्यक्षता में हुआ था। सोसाइटी देखो, सोसाइटी लिखा हुआ है। अक्टूबर 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव की अध्यक्षता में हुआ, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा किया गया था। कितनी सारे संस्थाओं का एक सवाल में आपको पता चला है, 5 फैक्ट बताए हैं मैंने। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, सूर्यनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा 1 और 3 केवल सही हैं। गजलू नरसी चेट्टी देखो ऊपर लिखा हुआ है, किसके थे ये? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे, ना कि मद्रास महाजन सभा के। मद्रास नेटिव एसोसिएशन थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में M.B. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा किया गया है। ओके। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। सूर्यनाथ बनर्जी से एक सवाल जरूर पूछा जाता है स्टेट PCS में, खासतौर से BPSC में। सूर्यनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, मैच कर दो, मैच है यहाँ पर। जस्टिस रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे भी कहा जाता है इनको, पूना सार्वजनिक सभा है ये। M.B. राघवाचारी मद्रास महाजन सभा, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
ज़रूर ध्यान में रखना इसको। इसका आंसर क्या दिया हुआ, यहाँ पर तो मैच हो ही गया है, आंसर होगा इसका सी। कांग्रेस के उद्भव से पूर्व ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका लक्ष्य इंग्लैंड में भारतीयों कल्याण हेतु राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का था, और ताकि वे भारत के शासक के रूप में अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हो सकें। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया था इस संस्था के बारे में। इसका क्या नाम है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था। इस तरह से भी आपको स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है कि ये उद्देश्य किस संस्था का था। जैसे जमींदारी एसोसिएशन बना था, जो सबसे पहली संस्था थी भारत की, इसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों से जमींदारों के हितों की बात करना, न कि देश के हित की बात, जमींदारों के हितों की बात करना। निम्नलिखित कौन से इंडियन एसोसिएशन के अभियान थे, आईसीएस परीक्षा में आयु सीमा में कटौती के खिलाफ विरोध करना, वर्नाकुलर पेस एक्ट के खिलाफ विरोध करना, इंग्लैंड की जनता को प्रभावित करते हुए भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अभियान करना, सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय लोगों को एकजुट करना। इसके मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब आप सेलेक्ट कीजिए इनमें से कौन कौन से सही होंगे। मैं डायरेक्ट अब आंसर पर चलता हूँ, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4 सही है। इंग्लैंड की जनता वाला तभी मैंने बताया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का काम था, और आईसीएस की परीक्षा में आयु कम करना है, इसको लेकर सूर्यनाथ बनर्जी वगैरह ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो इसका आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। और ये बहुत सारे लोग पूछते हैं बुक कौन सा है। बुक आपको मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद बता दूंगा, अभी कोई बुक खरीदने का मतलब नहीं बनता है। यूपीएससी के लिए मुख्यतः इस बुकों का यूज होता है। अच्छे सवाल हैं, चूँकि इसमें पीसीएस के, यूपीएससी के, एनडीए के, सीडीएस के मिक्स सवाल हैं, इसलिए मैं इनको करा देता हूँ ताकि कहीं से भी कोई सवाल पूछता है तो आपको कर सकें आसानी से। वर्ष 1910 में महात्मा गांधी के द्वारा टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई। इसके संबंध में कौन से सही है। यह इसमें रहने वालों के लिए अध्ययन का केंद्र था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों हेतु विदेशी केंद्रों में से एक बन गया था। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, तो उसका कोई इससे लेना देना है नहीं। ओके, केवल 1 सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों के विरुद्ध गांधी के संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीयों का आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका शुरू की। उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध अभियान का संचालन करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संगठन का गठन किया। उन्होंने सभी पूर्व करारबद्ध भारतीयों पर आरोपित व्यक्ति कर यानी कि पोल टैक्स के उन्मूलन की मांग की। तो गांधी मूवी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री है, उसमें ये सब चीज़ें आपको दिखनी मिल सकती है। अर्ली लाइफ जो गांधी जी का है वो सब। तो इसके आंसर पर चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों ही कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पर। इंडियन ओपिनियन जो था वो दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने शुरू किया था, और पंजीकरण और पोल टैक्स के खिलाफ ही गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह एक तरह का हुआ था। ओके, अगले पर चलते हैं हम लोग। ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में सजाना है। 1, 3, 2, 4 इसका आंसर दिया हुआ है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, फिर आएगा आपका बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन आ जाएगा। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1851 में राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन तो आपको पता ही होगा, फिरोज शाह मेहता का नाम आता है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है उसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किया था। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने बॉम्बे एसोसिएशन गलती से बोला था, इसलिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठनों में निम्नलिखित कौन सा एक शामिल है। पूना सार्वजनिक सभा, क्या पूछा है, पूर्व के संगठनों में निम्नलिखित में कौन सा एक शामिल है। पूना सार्वजनिक सभा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 सही है। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 के दशक में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य सेतु का काम करना था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया है। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ है, इसलिए दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर 1, 3, 4 दिया हुआ है। ओके, लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रथम अध्यक्ष सूर्यनाथ बनर्जी थे। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराकर उनका समर्थन प्राप्त करना था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता ही होगा कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इसका आंसर बी हो जाएगा, सूर्यनाथ बनर्जी गलत दिया हुआ है। सूर्यनाथ बनर्जी ने असहयोग आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की भी स्थापना की थी, SN बनर्जी ने।
लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दयानंद सरस्वती का अनुयायी थे, यानी कि आर्य समाज से जुड़े हुए थे, ये पूछा गया है। वह अखिल भारतीय मजदूर संघ एटक के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग और ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, तीनों ही कथन सही दिया हुआ है। आर्य समाजी थे लाला लाजपत राय जी, और गरम दल के नेता थे बाल लाल पाल में इनका नाम आता है। लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको जमींदारी एसोसिएशन कहा जाता है, जमींदारी जो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले इसी संगठन का स्थापना हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का निर्माण हुआ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। कौन सा सही नहीं है ये भी देख लीजिए, यहाँ पर ये पूछा हुआ है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए केवल 1 सही नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 ईस्वी में भारत की समस्याओं पर विचार के लिए इंग्लैंड की जनता को भारत के कल्याण के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। ओके, और क्या है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के कारण। किसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण हुआ था। बाकी उसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगले पर चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ सवाल होंगे। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा लिखा हुआ है। सहमति आयोग के विधेयक, द एज ऑफ कंसेंट बिल, गौरक्षणी सभा, आत्मीय सभा। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया। बाल गंगाधर तिलक इस सभा के सर्वाधिक विख्यात मराठी पत्रकार थे। प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक बहराम जी मालावारी के प्रयत्नों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध इसलिए किया था, इस आयु वाले अधिनियम का, क्योंकि वो बोलते थे हमारे लिए अंग्रेज कानून बनाने का अधिकार नहीं रखते थे। वो कोई ऐसा नहीं था कि बाल विवाह के समर्थक थे वो। गौरक्षणी सभा तिलक इससे संबंधित नहीं थे। और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था 1814 ईस्वी में कलकत्ता में। अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस ने 1883 में किया। ए ह्यूम के प्रयासों से 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था गठित की गई। पी आनंद चार्लू और शिशिर कुमार घोष कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही दिया हुआ है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं अब। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी प्रेस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब क्या था? ये देसी भाषा, वर्नाकुलर का मतलब ही तो देसी भाषा। इससे संबंधित जो भी पत्रिकाएं छपती थी सब पर रातों रात प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो एबीपी अमृत बाजार पत्रिका नामक एक पत्रिका थी जिसने रातों रात जो बंगाली है उससे इंग्लिश में परिवर्तित हो गई थी। इस अधिनियम पर भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के खिलाफ था यह अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य राजद्रोही सामग्री के मुद्रण और परिचालन को नियंत्रित करना था। इसमें मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को अंतिम माना जाता था, जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। तो तीनों ही कथन इसका सही दिया हुआ है। लिट्टन के समय में पारित हुआ था ये। लिट्टन के समय रिपन ने इसको रद्द कर दिया था, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला है कि अधिवेशन अलग अलग दिया हुआ है और पूछा गया अधिवेशन से जुड़े हुए सवाल। इसको ध्यानपूर्वक करना है आप लोगों को। कौन कौन से सही मैच है, कौन मैच नहीं है, ये बताना है आपको। 1905 का बनारस अधिवेशन, बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। 1908 का मद्रास अधिवेशन, स्वशासन को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। 1909 का लाहौर अधिवेशन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर अस्वीकृति व्यक्त की गई। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 गलत दिया हुआ है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन की बात पहली बार किया गया था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1908 का मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का संविधान तैयार हुआ था। यहाँ पर ये बस गलत दिया हुआ है। ओके, तो इन दोनों का अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे, मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का संविधान और कलकत्ता अधिवेशन स्वशासन को पहली बार घोषित किया गया। स्वराज पहली बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही घोषित किया गया था। दादा भाई नौरोजी थे उसके अध्यक्ष। देखो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। कांग्रेस के उद्देश्य की रूपरेखा तैयार की गई पहले अधिवेशन में, WC बनर्जी। लखनऊ अधिवेशन 1899, भू राजस्व निर्धारण की मांग 1899, रमेश चंद्र दत्त। बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी, स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई। सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष, कांग्रेस विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। मद्रास, कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष भी। लाहौर, MM मालवीय, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अस्वीकृति। कलकत्ता 1928, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया।
लाहौर 1929 जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। 1831 वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया कराची अधिवेशन में। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ए ह्यूम ने कांग्रेस के गठन को राष्ट्रवादियों का मध्य व्याप्त असंतोष को समाप्त करने हेतु एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में माना। प्रारंभ में इसके नेता राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने हेतु एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाना चाहते थे। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आखिरी पर आ गए हम लोग, अब बस समाप्त हो जाएगा। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ से ही उससे जुड़े हुए थे। उन्होंने बम्बई में ज्ञान प्रसार मंडली बनाई। एक आदमी के बारे में कितना सारा फैक्ट मिल रहा है आपको। एक महिला हाई स्कूल स्थापित किया। 1852 में उन्होंने बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये थे दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बम्बई में दिसंबर 1885 में हुआ था। इसका आरंभिक नेतृत्व प्रमुखतः बम्बई और कलकत्ता से था। तो पहले के अगर इसके नेतृत्वकर्ता देखेंगे तो आपको बम्बई और कलकत्ता के लोग ज़्यादा दिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। तो पहला तो काट दीजिए, आप पहला काट दीजिए। तो पहला नहीं, तीसरा काटना था ना, दादा भाई नेरोजी नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तीसरा काटिए, तीसरा आंसर काट देंगे तो आपको 1 और 2 आंसर मिल जाएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने गलती से बोला पहला काटना, तीसरा काटना था। दादा भाई नेरोजी नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में लंदन में आयोजित करने का निर्णय किया था, लेकिन हो नहीं पाया था। ब्रिटिश जनमत को भारतीय पक्ष से अवगत कराने हेतु 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही दिए हुए हैं। इस तरह के फैक्ट को ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है बाद आपसे एग्जाम में। दीनबंधु मित्र ने बांग्ला में एक नाटक प्रकाशित किया जिसका शीर्षक नील दर्पण, ब्लू मिरर था, जिसने नील की खेती करने वालों पर अत्याचार को दर्शाया। नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा ब्लू मिरर का, नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद ब्लू मिरर से किया गया अंग्रेजी में, माइकल मधुसूदन दत्त। निम्नलिखित कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता कम्युनिस्ट लीडर नहीं था? इसमें से PC रे जो थे, बाकी वो नहीं थे। बाकी ऐसे डांगे, सिंगारवेलू, मुजफ्फर अहमद, ये तीनों ही कम्युनिस्ट नेता में आते हैं। दादा भाई नेरोजी ने तर्क दिया कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा है वह संभावित अधिशेष था, जिससे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में आर्थिक विकास हो सकता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दिया था, तो वो किसने दिया था? तो दादा भाई नेरोजी ने दिया था। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके इनका किताब है, तो वही उसी किताब में इन्होंने दिया था कि भारत की संपत्ति को कैसे बाहर ले जाया जा रहा है। दूसरा है कि साम्राज्यवादियों का विश्वास था कि भारत को व्यापक पूंजीवादी विश्व बाजार में ले जाया गया था तथा यह अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर प्रगति थी। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पर कट गया है, मैं बता देता हूँ। दोनों कथन सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं ना, उसमें आपको जो पहला कथन होता है उसका ये देखना पड़ता है कि दूसरा कथन उसको एक्सप्लेन कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो आज तक का वीडियो यहीं पर था। बहुत सारा सवाल करवाया है मैंने, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, हर एग्जाम में आपको मदद करेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। थैंक यू सो मच आप सभी का।